गुड इवनिंग अंजू। अंजू, ऑडियो वीडियो ठीक है? थैंक यू बेटा। गुड इवनिंग मैना। प्रणाम अंजीत। गुड इवनिंग स्वरूप। गुड इवनिंग हेमराज। चलो बच्चों, फिर अपना आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यार बताना भूल गया बच्चों। हमने इन्फिनिटी शुरू कर दिया यार। कभी कभी मैं ध्यान नहीं रहता, मैं बाद में कभी चेक करता हूँ, अरे मैंने ये नहीं बताया नहीं बच्चों को। मैंने आपको टाइप ऑफ वर्ब्स में उसका हल्का सा जिक्र किया होगा, है ना, आपका ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब और फिर आपका डाई ट्रांजिटिव वर्ब का। तो हमने किए नहीं बच्चों, ये थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसका ये चैप्टर बहुत बड़ा है इन्फिनेटिव का। हमने शुरू तो कर दिया वो, लेकिन इतना बड़ा है कि बाद में हमें आप भी भूल जाओगे और मैं भी भूल जाऊंगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो आज थोड़ा सा जल्दी से, और जैसे ये खत्म हो जाएगा फिर अपन इसको इन्फिनेटिव वापस शुरू कर देंगे। ये रह गया था डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। वैसे हल्का सा मैंने आपको हिंट दे रखा है कि डाई का मतलब दो होता है और ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है जिनके ऑब्जेक्ट हों, जिनके दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं वर्ब के। तो वो मेरी फिर तसल्ली हो जाएगी, मैंने इनको बच्चों को करा दिया। गुड इवनिंग योगिता। ये थोड़ा रह गया था, है ना, तो इन्फिनिटी को मैं थोड़ा रोक रहा हूँ। ये करा देते हैं, तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम तो नहीं रखना चाहिए। और वैसे भी आज वोकैब का डे है, तो ये आपका वोकैब में भी काम करेगा। बात कह रहा हूँ, ठीक है, कि वर्ड्स हैं ये, इनका प्रयोग आपको आना चाहिए, आपकी लैंग्वेज के लिए, आपके एक्सप्रेशन के लिए और एग्ज़ाम में भी। ठीक है। इनके पैसिव फॉर्म भी एक स्पेशल तरीके से बनते हैं, तो इसलिए इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब मैंने आपको समझाया था ना, वो वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब का खास बात क्या होती है कि ये, इससे आप सेंटेंस ख़त्म कर सकते हो या इसके बाद में प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपने दिमाग रखना है। मैं जो कह रहा हूँ समझ आ रहा है बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब में, इंट्रांजिटिव वर्ब में, ठीक है, खास बात दो है। एक, ठीक है, वी कैन यूज इफ रिक्वायर्ड अ प्रेपोजिशन आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब, और प्रीपोजिशन के बाद में फिर आप उसका ऑब्जेक्ट लगाते हो, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है उस प्रीपोजिशन का होता है, वर्ब का नहीं होता है ना आपका। दैट्स राइट। और दूसरा कि इससे सेंटेंस खत्म हो सकता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। और जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, उदाहरण दे दूंगा अभी आपको। तो ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर के बाद में प्रीपोजिशन कभी नहीं आता, ये प्रयोग हमेशा गलत हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो आपको कैसे पता लगेगा? तो आपको डिक्शनरी में देखने से पता लगेगा। इसलिए आपको बार बार कहता हूँ कि वर्ब का चैप्टर हो गया, एडजेक्टिव हम कर चुके हैं, लेकिन वो खत्म नहीं होता है, आपने पढ़ते रहना है, खूब सारे एडजेक्टिव सीखने हैं। ठीक है। तो उसी तरह वर्ब के चैप्टर में खूब सारी वर्ब सीखना है। शुरू जो मैंने बोला था हमेशा ध्यान रखना, उससे सभी चीजें क्लियर हो जाती हैं। मैंने आपको कहा था कि जब आप वर्ब सीखते हो तो वर्ब का एक फ्रेज बनाओ। पता नहीं समझ आया कि नहीं आप? ठीक है। तो जब आप फ्रेज बनाते हो तो उसमें कई चीजें क्लियर हो जाती हैं कि ये जो वर्ब है ट्रांजिटिव है नहीं है, इंट्रांजिटिव है नहीं है, ठीक है, इनके बाद में कौन सा एडवर्ब का प्रयोग करोगे, तो ये चीजें आपको सीखनी है। और उसके लिए और कोई चारा नहीं है, आपको उसके लिए अखबार है, मैगजीन है, नॉवल ये पढ़ने पड़ेंगे। दैट्स राइट। ये तो आपको नहीं आएगा। दैट्स राइट। ठीक है।
कि भाई मैंने इस शब्द का, ठीक है, आपका कैसे करूँ आपका, जैसे शब्दों की कमी थोड़ी का बचूं आपका, चैग्रिन वर्ड है, ये नाउन वर्ब दोनों है आपका। चैग्रिन का मतलब डिस्कम्फर्ट, वरी, एंजाइटी, ठीक है, बड़ा सुंदर प्रयोग है इसके भी। तो ये शब्दों की तो कोई अंत है नहीं बच्चों, और सबसे बड़ी कमजोरी आप लोगों की यही है, ग्रामर सीखते हैं शब्द आते नहीं, शब्दों से जुड़ा हुआ ग्रामर आना चाहिए आपको, ठीक है। और ये वर्ब भी है, और वर्ब के रूप में मैंने आपको बताया था, जब भी कोई शब्द ऐसा हो, नाउन और जो आपका नाउन भी हो या एक से ज्यादा उसके पार्ट में स्पीच हो, तो वहां तो आपको सावधान होना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है ना। आपका अगर मैं ये कहूँ आपको ही चैग्रिन एट माय स्टेटमेंट, तो मेरे स्टेटमेंट से परेशान हो गया आपका। अब ये देख के आपको पता लगना चाहिए कि चैग्रिन वर्ब के रूप में कैसी वर्ब है, और ये नाउन भी है, बता रहा हूँ आपको। हाँ, कैसा लग रहा है आपको, ये इंट्रांजिटिव है बिल्कुल, बाद में प्रमोशन आ रहा है ना आपका, तो इसको पूछा वो चैग्रिन कैसी वर्ब, तो इंट्रांजिटिव है आप, और ये वर्ड नाउन भी है, ठीक है। और इसका बड़ा शानदार प्रयोग होता है, टू हिज चैग्रिन। ये कोई ग्रामर नहीं सिखाती है बच्चों, तुम समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि टू हिज चैग्रिन से आप सेंटेंस शुरू कर सकते हो, इसको सेंटेंस के बीच में लगा सकते हो, ठीक है ना। आपका वो परेशान हो गया, ही टू हिज चैग्रिन ही फाउंड हिज बाइक मिसिंग, वो शानदार आपका ये शब्द है, ये इसका प्रयोग हो गया। इसको मतलब क्या हुआ, और इसको बाद में लिख सकते हैं, फाउंड हिज बाइक मिसिंग टू हिज चैग्रिन, नो प्रॉब्लम। तो मुझे इंग्लिश सीखते हैं बच्चों, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारा मकसद क्या है, कि मेरा मकसद ये है कि इंग्लिश सीखने का मकसद होता है कि मेरे पास टोटल कंट्रोल और लैंग्वेज का, मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है, मैं उसको कह सकूं, बोल सकूं। अगर मैं पढ़ रहा हूं, कोई भी चीज पढ़ रहा हूं, एनीथिंग दैट इज रिटन, या सुन रहा हूं, आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है ना। और अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाती है, वी डू नॉट अंडरस्टैंड द सेम वे दैट इट इज इंटेंडेड, जो इंटेंडेड बाय द स्पीकर। स्पीकर कुछ आपका उसका आशय कुछ है, और हम कुछ समझ रहे हैं, ये कौन सी लैंग्वेज हो गई आप। और इसीलिए मैं इतना टाइम भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है, समझिए आप, जिसका प्रयोग मेरी आदत है, अगर कोई वर्ड आता है ऐसे तो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में कभी भी आपका प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है, कोई वर्ब ट्रांजिटिव है नहीं, उसका पता आपको हमेशा डिक्शनरी से पता लगेगा, या फिर आप अच्छा साहित्य पढ़ो, इससे अगर अच्छा पढ़ो, अच्छा का मतलब होता है जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, अंग्रेज, ठीक है, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस, जो भी है, न्यूजीलैंडर है, ब्रिटिश है, तो वहाँ के लेखकों की किताब पढ़ो। अगर वो किताब लिख रहा है, उसकी किताबें छप रही है, तो इट मींस ही इज एन एस्टैब्लिश्ड राइटर। तो जिसकी मदर टंग है वो, तो वो गलतियां कैसे करेगा, तो गलती करने की संभावना नहीं रहेगी, दैट्स राइट। तो उससे सीखो, ये चीजें दिमाग में रखनी पड़ती हैं, इसलिए मैंने आपको फ्रेज बनाने के लिए बोला था आपको, ठीक है। अब आता हूं मैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब में, ठीक है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में आ गया बच्चों। तो ट्रांजिटिव वर्ब के दो रूप होते हैं, एक मोनो ट्रांजिटिव, ठीक है। मोनो ट्रांजिटिव का अर्थ क्या हुआ कि इसके एक ही ऑब्जेक्ट होता है। ये ट्रांजिटिव वर्ब के सब क्लासिफिकेशन है, हैविंग ओनली, ये तो बहुत कॉमन वर्ब्स हैं, वन ऑब्जेक्ट, जिसका एक ऑब्जेक्ट हो, दैट्स इट, ठीक है। आपका जैसे आपने कहा ही स्लैप्ड मी, तो ये स्लैप इसमें जो है आपके वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, इसका एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, आई रिड यू मैन, आप दशहरा। और अगर आपने कहा ही रोट मी अ लेटर या ही रोट मी अ पोएम, तो उसने मुझे कविता लिख के दी या मेरे लिए कविता लिखी, एक ही बात है, ठीक है। अब इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, मी भी है और आपका पोएम भी, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए बच्चों इसके। ये मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया भी था, लेकिन मैंने वो वर्ब नहीं कराई आपको, यानी वर्ड्स नहीं कराए, तो मेरे दिमाग बाद में मैंने कल चेक किया, देखा ये रह गया यार आपका, ही रोट मी अ पोएम, दैट्स राइट। तो इसमें अगर कोई पूछे कि राइट कैसी वर्ब है, राइट दोनों है, मोनो ट्रांजिटिव भी और ट्रांजिटिव भी, उसको डिपेंड करता है कि आपने उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसमें राइट बच्चों राइट ट्रांजिटिव वर्ब है,
ठीक है, और ये मोनोट्रांजिटिव भी है। इफ आई से ही रोट अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर, तो क्या मुझे राइट कैसे, वो भी ट्रांजिटिव है, लेकिन मोनो है, इसका एक ही ऑब्जेक्ट है, इसके आगे लेटर है जो उसने लिखा है। और ये जो द पीएम है, ये टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो आपको बेसिक चीजें हैं तो आपको आती होंगी, और मैंने 20 बार बताता हूँ आपको, ठीक है। तो जब कोई वर्ब डायरेक्ट ट्रांजिटिव होती है बच्चों, तो आपने ये ध्यान रखना है, मैंने आपको ध्यान है वो ऊपर नीचे करके वो लिखा भी था आपका, कि कोई वर्ब अगर डायरेक्ट ट्रांजिटिव है, ठीक है, तो उसके बाद में पहले आपका ऑब्जेक्ट जो आएगा वो आएगा आपका इनडायरेक्ट। ये मैंने ऐसे लिख के भी दिया था आपको, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। और बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो जनरली पर्सन होता है। ये कोई पर्सन होता है, हुम का उत्तर होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई चीज होती है, थिंग होती है। ये बेसिक चीज है, ये पर्सन नहीं होता, इट इज अ थिंग, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं ही sang me a song, तो उसने मेरे लिए गाना गाया, तो जो सिंग की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो सॉन्ग है, जो गाया गया है वो सॉन्ग है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मेरे लिए उसने गाना गाया, ठीक है आपका, ठीक है, मी कह दो, हिम कह दो, हर कर दो, देम कह दो, वो भी है। तो ये आपका जो मी जो है आपका वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपने सीखना है। बस समझ आ गई नहीं आई, ठीक है। तो ये दोनों वर्ब आपको आने चाहिए, मोनोट्रांजिटिव और डायरेक्ट ट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव वो हो गई जिनके आगे ऑब्जेक्ट नहीं होते। तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, ठीक है। उस दिन मैंने इन्फिनिटी शुरू कर दिया, इन्फिनिटी भी अभी तो थोड़ी देर की बात है, तो कर लेंगे आप। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब को आपको दे देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जब पढ़ाया जाता है तो लोग बाग दो चार आपकी वर्ब दे देते हैं, ब्रिंग है, ये है, गिव है, बाय है, आई बॉट हिम अ गिफ्ट, आई बॉट हिम अ बाइसिकल, ठीक है, ठीक है, ही गेव मी हिज एडवाइस, ठीक है। तो ये लेकिन बहुत सारी वर्ब होती नहीं है ये, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आपने वो आपको नहीं आई तो मैं आपको वर्ब दे रहा हूँ, साथ साथ में एक एक दो एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ आपको, और उससे आपकी वोकैबुलरी हो जाएगी। अगर आपकी बाय चांस में बहुत सिंपल वर्ड है, जैसे मैं आपको पहला वर्ड दे रहा हूं अकॉर्ड, बहुत सिंपल है। और जो डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होती है मोनोट्रांजिटिव होती हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना। आपको अकॉर्ड का मतलब ग्रांट करना होता है, इससे वोकैब भी आपकी हो जाएगी, टू ग्रांट समथिंग, ठीक है। माय बॉस अकॉर्डेड मी, अब इसमें मी तक सेंटेंस खत्म करोगे तो ये उटपटांग हो जाएगा, कोई सेंस नहीं इसका। अकॉर्डेड मी व्हाट, तो इसके बाद में मी आपका जिसको कोई चीज ग्रांट की गई है, दी गई है, तो उसके बाद में उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देना पड़ेगा। माय बॉस अकॉर्डेड मी परमिशन, ठीक है, गो टू जब बॉस ने जयपुर जाने की परमिशन दे दी मेरे को आप, तो जो जिसको दिया गया वो मी है, और जिसकी दी गई है परमिशन वो आपका कोई चीज है। दैट्स राइट। अब समझ आ गया बच्चों, ठीक है। अकॉर्ड नाउन भी इसको पता है आपका, अकॉर्ड मतलब समझौता होता है, डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा होता है, कंकॉर्ड का मतलब आपस में सहमति होती है। शब्दों की रुचि आपको वो जबरदस्त होनी चाहिए, दिमाग रहनी चाहिए, ध्यान रखना आपको, ये चीजें आपको बहुत बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। अकॉर्ड के साथ बहुत सारे शब्द बनते हैं, अकॉर्डेंस है, अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू समथिंग होता है, ये सब चीजें सीखनी है। अकॉर्ड के साथ में सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि अकॉर्ड के साथ में क्या क्या आ सकता है आपका। अकॉर्डेंस का फ्रेज बनता है इन अकॉर्डेंस विद, और अकॉर्डिंग का बनता है अकॉर्डिंग टू, ठीक है। आई हैव डन दिस वर्क अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस, एंड आई हैव डन दिस वर्क इन अकॉर्डेंस विद योर इंस्ट्रक्शंस। काश आपके ये सब्लिमिनल जो है आपका रिवीजन की जो मैं बात करता हूँ ये आपके बनना शुरू हो जाए। दिस विल हेल्प यू इमेंसली, बता रहा हूँ आप, ये समझ आगे बचाओ आपका। दैट्स राइट। पैसिव फॉर्म भी इसका आप बना सकते हो, पैसिव फॉर्म जैसे उसमें आपका
जो वो है, जरूरी नहीं पर्सन, कोई चीज भी हो सकती है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिल्ली हैज बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ अ स्टेट। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हो जाए तो दिल्ली के भी फायदा हो जाए, है ना। ये पैसिव फॉर्म में हो गया। इसको एक्टिव लिखूं तो क्या कहूंगा, द गवर्नमेंट, ऐसे लिखा। तो पैसिव फॉर्म बनाने में भी काम आता है, द गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड। अकॉर्ड क्या किया, क्या दिया गया है, स्टेटस ऑफ ए स्टेट, जिसको दिया गया है वो इंडायरेक्ट हो गया। हैज अकॉर्डेड दिल्ली, ठीक है आपका, द स्टेटस ऑफ ए स्टेट। या स्टेट हुड कह सकते हैं, एक ही बात है। या नहीं चाहिए आपको, स्टेट हुड क्या होता है, स्टेट ऑफ स्टेट, स्टेट राज्य का दर्जा, है ना बच्चों। अकॉर्ड के मैंने आपको प्रयोग बता दिए हैं, ठीक है। अब एक एक सब दे रहा हूँ आपको, इन सबके प्रयोग होने आपको आने चाहिए। ये तो कई बार क्या होता है, मैंने टेस्ट किया हुआ कई बार कई बैचेस में, एडवांस और एडवांस का मुझे कोई शब्द देना वर्ब के रूप में, उनका नाउन के रूप में आता है, ठीक है ना। गाइस आई आस्क्ड माय बॉस फॉर एन एडवांस ऑफ ₹5000, ठीक है ना। तो ये तो उनको बोलना आता है। अब होगा वर्ब का सेंटेंस तो भूल जाते हैं। तो इसलिए इन सबको करना एक बार जरूरी होता है। एडवांस नाउन और वर्ब दोनों में बच्चों आपको ध्यान में आप, ठीक है। वर्ब के रूप में ये मोनोट्रांजिटिव वर्ब भी है और इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। कैसे देखो आपका ये एडवांस, ये आपका इंट्रांजिटिव हो गया, ये तुरंत बाद में प्रपोजिशन आ गया। He advanced towards me with a knife. तो नाइफ लेके मेरे तरफ बढ़ा वो, शायद हमला करने के लिए। तो ये चीजें अंडरस्टैंडिंग, जब शब्दों को नहीं करोगे आप तो आपको आएगा नहीं। ये कह रहा हूँ आप, खाली इतना समझ लेना कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है, ये राइट। ये तो गलती कर देते हैं, वो टेक्निकली सीख लेते हैं, शब्द आएंगे तो पता नहीं क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि शब्द लिमिटेशंस है, शब्दों की लिमिटेशन है हमारी। तो वो मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा नहीं है ये जो वर्ब मैं आपको करा रहा हूँ, इसलिए आराम से कर सकते हो आप। अगर आपको पूछो इसमें एडवांस क्या, तो वर्ब है, दैट्स राइट। लेकिन कैसे वर्ब है, तो बोलो इंट्रांजिटिव है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब है। और ये डायट्रांजिटिव भी है आपका। आपने कहा है आई आस्क्ड माय बॉस, इन्फिनिटी का प्रयोग भी देखो आपका, तो एडवांस में, ठीक है, अ सम ऑफ ₹5000, ठीक है, which could be deducted from my next pay। होता है ना कई बार आदमी की जरूरत है, बॉस को, आपने कहा बॉस का पावर भी है, दे सकते हैं एडवांस आप, बैंक भी दे देते हैं ओवरड्राफ्ट नौकरी करने वालों को। अब इसमें जो इन्फिनिटिव का मैंने आपको बोला था, इनके भी गुण वही हो जाते हैं जो आपके वर्ब के होते हैं, ध्यान आपका, ठीक है। अब ये मत करना कि तो इन्फिनिटिव क्या हो गया। अगर आपने कहा माय बॉस एडवांस में, ऐसा बोलो आप, ठीक है। ये माय बॉस एडवांस मी एन अमाउंट ऑफ ₹5000, ऐसे बोल दो। तो इन्फिनिटिव के गुण भी वही होते हैं बच्चों। इन्फिनिटिव ध्यान आपका, वो इन्फिनिटिव भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होते हैं। मैं इन्फिनिटिव की बात भी कर रहा हूँ क्योंकि इन्फिनिटिव हमने पढ़ना शुरू किया है। वर्ब के गुण होते हैं उनमें, तभी तो उनको वर्बल कहा जाता है, हालांकि वो प्योर वर्ब नहीं है, ठीक है। तो इन्फिनिटिव भी आपके ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव हो सकते हैं, ठीक है, और डायट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत चीजें हैं, आपको आना चाहिए। आप अरे भाई सॉरी, बहुत तो लिखने में यार, अच्छा नजर पड़ गई। माय बॉस एडवांस मी एन अमाउंट ऑफ ₹5000, तो हो गया ना आपका। एडवांस के बाद में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि पर्सन है, और जो चीज आपको एडवांस की गई है आपका, तो वो आपका एडवांस में किसी चीज को आगे बढ़ाना भी होता है, मतलब किस लिहाज से किसी चीज के शुरू होने में, ठीक है। द मीटिंग हैज बीन एडवांस्ड बाय 2 days, दे हैव एडवांस्ड द मीटिंग बाय 2 days। ये तो मोनोट्रांजिटिव हो गया। तो ये आपके इंट्रांजिटिव मोनो सब है आपका, ध्यान रखना आप, सबको प्रयोग आना चाहिए। ये मैंने 20 बार आपको बार-बार क्या टेस्ट लूं, मैंने टेस्ट किया हुआ लोगों का, ठीक है। आपने मकान के लिए एडवांस दिया है, आई हैव गिवन हिम एन एडवांस ऑफ ₹50,000, जिसको हम बयाना कहते हैं, तो वो तो आता है उनको, और वर्ब के रूप में नहीं आता। ये क्या मजाक हुआ आपका, ठीक है। ही एडवांस्ड द मीटिंग बाय 2 days।
2 दिन और बढ़ा दिया उसने, 2 दिन बाद में होगी मीटिंग, इसका मतलब क्या हुआ? बात कर रहा हूँ। तो ये सब प्रयोग आपको आने चाहिए, ठीक है? तो ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया। और एडवांस नाउन भी है, आपको पता ही है। आपका एडवांस जब आप कहते हैं एडवांस ऑफ 10,000 रुपीज, तो 550,000 रुपए की अग्रिम राशि। सॉरी। तो मेरा यही आपका पर्पस रहता है कि बच्चे केवल टेक्निकल सीख लेते हैं, ये सीख लिया उन्होंने, ये मोनोट्रांसिटिव, डाइट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, हैं? लेकिन कोई वर्ब सामने आएगी तो फिक्सिटी हो जाएंगे, तो वो नहीं करना आपने, ठीक है? और इससे आपकी छोटी मोटी अगर किसी को दिक्कत हो रही है किसी शब्द को समझने की, तो भी कमी दूर हो जाएगी। हालांकि क्लास में अफोर्ड कराया, अफोर्ड मतलब किसी चीज को कर पाना, खरीद पाना, पढ़ पाना, मिस कर पाना, ठीक है? ये ध्यान रखना आप। अफोर्ड इंट्रांसिटिव भी है और ट्रांसिटिव भी, ध्यान रखना। और अफोर्ड का दूसरा प्रयोग जो ट्रांसिटिव रूप में है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है? उसमें गिव का सेंस है। अब ये चीजें जब भी करोगे, ये पढ़ोगे वो तभी तो सीखोगे। अगर आपने कहा यार ये क्लास में मिस नहीं कर सकता, इसका मतलब ये क्लास मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आई कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस क्लास, आई कैन नॉट अफोर्ड टू मिस द क्लास। इसका मतलब क्या हुआ? मैं क्लास मिस नहीं कर सकता। That's right. If I say he cannot afford a car, अफोर्ड कार का अर्थ होता है कार का खर्चा वहन कर पाना, उसको खरीद पाना, हो गया? बात कर रहा हूं। और अफोर्ड का मतलब डायरेक्ट ट्रांजिटिव रूप में इसका मीनिंग डिफरेंट है, ये तो समझा रहा हूं आपको। इसलिए ये वर्ड करने कितने जरूरी हैं, इनको आप समझने का प्रयास करो। समझ रहा हूं आपको, इन सबको पढ़ो, यूज करो अपनी निजी लाइफ के अंदर भी आपका। इसमें गिव का सेंस है, अफोर्डेड मी, ये देखो ये राइटर जो हो गया, एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, टू फर्दर माय स्टडीज। बहुत अच्छे बॉस होते हैं, मैंने भी किए हैं कई बच्चे। आप एक लड़का मेरे पास में था, मैंने तो उसको आपका बीएड का कोर्स करा दिया, पता नहीं लगा कब किया उसने। बीएड के कोर्स में क्लास अटेंड करके ऑफिस से भगा दिया, तो उन्होंने पढ़ता रहा, पढ़ने वाला लड़का था। तो उसने मेरे को आगे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी। यहाँ अफोर्ड मतलब बहन करना नहीं है, मीनिंग चेंज हो गया। आप समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए इन इंडिविजुअल वर्ड को मैं आपको समझा रहा हूँ, ये शॉर्टकट मत मारा करो। बस मैंने ये सीख लिया है, ये ट्रांसिटिव है, ये मोनोट्रांसिटिव, राइट? अरे भाई, जब तक आप उस कैटेगरी के ज्यादातर शब्द आपको नहीं आएंगे तब तक काम नहीं चलेगा, फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा। अफोर्ड आगे बच्चों आपको नहीं है, आप ठीक है? उसका एडजेक्टिव बड़ा शानदार है, अफोर्डेबल, ठीक है? दिस इलेक्ट्रिक कार जो ना आपका इज नाउ अफोर्डेबल, तो एवरीबॉडी कैन बाय इट, सस्ती है इसलिए अफोर्डेबल है। इसका नाउन भी आपको आना चाहिए अफोर्ड का, अफोर्डेबिलिटी, ठीक है? तो जब कोई कार लॉन्च करता है, इलेक्ट्रिक हो या दूसरे, अच्छा लास्ट का मीनिंग इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर गिव का सेंस है अफोर्ड का, कि उसने मेरे को एक अवसर दिया अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए। फर्दर आपका वर्ब भी है, याद रखना आप, ठीक है? अब तभी कह रहा हूँ कि चीजें सीखने आपने, शब्दों के प्रति रुचि रखनी है। आपने फर्दर को डिक्शनरी में देखना है, ठीक है? कि फर्दर आपका एडजेक्टिव तो है ही, ठीक है? आपका एडवर्ब भी है, और फर्दर आपका वर्ब भी है। ये तो हमसे गलती होती है, उनको पता ही नहीं फर्दर क्या होता है। सब है, एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब सब है ही। अब मुझे स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा आपको ये बताने के लिए जो मैंने बोला है वो बिल्कुल ठीक है, ये सब है। तो जब तक आपके पास में शब्दों की रुचि नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा बच्चों, ये समझा रहा हूँ। ये देखो मैं खाली यही दे रहा हूँ आपको अभी। हाँ, डिक्शनरी में फर्दर वर्ब के रूप में आपको एंट्री दे दूंगा। ये देखो सब है, देख पा रहे हो? ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, लंबा हो जा रही है। ये देखिए क्या है, फर्दर एडवर्ब, एडजेक्टिव है, फर्दर वर्ब भी है। When you say further education, adjective है। He went to America for further education। आप I can't go any further, मैं आगे नहीं जा सकता, एडवर्ब है।
तो जब तक आप शब्दों को, यार ये तो कह रहा हूँ बच्चों, भयंकर गलती करते हैं हम लोग। आप, मुझे पता है कि बच्चे आपके चले गए हैं, क्यों चले गए हैं, अभी 10 से 11 हैं, बता रहा हूँ आपको, तुम जो चले जाओ मुझे पता है। वो चाहते हैं कि फटाफट कोर्स खत्म हो जाए। अरे यार कैसे बताएं इनको आप, कैसे बताएं इनको आप, कोर्स खत्म होने से किसी में सिलेक्शन तब तो होता नहीं है। 10 बार आपके वो करते हैं आपकी, नहीं तेरा नहीं क्या सर, आपकी मर्जी हो तो मैं जरूर थोड़ी है, इसलिए मैंने ऐसा रखा हुआ है 500 रुपये पर मंथ, जिन्हें पढ़ना है पढ़ो, नहीं छोड़ के चले जाओ, नो क्वेश्चन आस्क्ड। समझा रहा हूं आपको, सीखना ही नहीं होना आपका, कोर्स को नहीं हो यार, कोर्स कर ला, कोर्स करने के बाद में एडवांस को उनको फर्दर को पूछना फर्दर क्या है, तो पार्ट में स्पीच नहीं बता पाएंगे, तो ऐसी क्या पढ़ाई है क्या फर्दर का आपको प्रयोग नहीं आता है। तो फर्दर वर्ब भी है बच्चों, ध्यान रखना आपका, ठीक है। ओहो फर्दर में आगे बढ़ाना, ये वर्ब भी है। और कभी घबराना नहीं है आपने कि इसकी वर्ब की फॉर्म क्या होंगी। वर्ब की फॉर्म डिक्शनरी में दे रखी होती है, वर्ब एंडिंग्स में ये दे रखी है, देखो आप, वो भी कॉपी कर रखता हूँ। क्या बताएं यार आप, किसी को कहते हैं यार कि आपको बहुत बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, जिसमें गलती की कोई संभावना नहीं, गलती मैं कर सकता हूँ, लेकिन जहां मुझे शक होता है मैं वैसे ही डिक्शनरी दिखा देता हूँ आपको, तो फिर कहाँ रह जाता है शक आपका। ये सारे वर्ब की फॉर्म आपको देखो आपका आ गई। हर अच्छी डिक्शनरी में बच्चों, अच्छी डिक्शनरी में ना आपका वो सब दे रखा होता है, पार्ट ऑफ स्पीच है, ये है वो है, ये मैं हटा देता हूँ, ये मैंने बड़ा कर दिया आपको ना, बस ये वो देखो आप। और इसमें ये देखो ये दे रखा है, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्ब एंडिंग्स, ठीक है ना, उसका वर्ब का कॉन्जुगेशन, प्रेजेंट टेंस में फर्दर, यू फर्दर, ही शी इट फर्दर्स, सब दे रखा है देखो, वी फर्दर, दे फर्दर, आईएनजी फॉर्म फर्दरिंग, पास्ट सिंपल फर्दर, पास्ट पार्टिसिपल फर्दर। तो जो लोग डिक्शनरी का अच्छा इस्तेमाल करना आता है, जिनको मैं सिखाता रहा हूँ आपको, और कैसे सिखाऊंगा, कोई काम नहीं है मेरे पास, ठीक, that's right. He has probably done more to further the cause of interracial harmony than any other person, that's right. अब कितना सुंदर सेंटेंस है, इंटररेशियल हार्मनी, क्योंकि ये सेंटेंस इंग्लैंड का है, तो अपने यहाँ कॉम्युनल का वहाँ सेंस नहीं होता है। बाहर के देश में कम्युनलिज्म की जो बीमारी है वो अपने इंडिया में है। क्या कहते हैं कम्युनलिज्म को, सांप्रदायिकतावाद, क्यों वहाँ संप्रदाय अलग अलग है ही नहीं, that's right. थोड़ी बहुत मुस्लिम कंट्रीज में है, वो भी आपके दो ही हैं, शिया या सुन्नी, उसमें ज्यादा फर्क है नहीं आपको, बाकी सारे क्रिश्चियंस हैं। लफड़े कहाँ हैं, यहाँ है लफड़ा, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फलाना है, ये कम्युनलिज्म बीमारी है हमारे यहाँ, इसलिए लेकिन वो रेस की है, ये काला है गोरा है, ये दो रेस है ना। तो उसने जो है आपका वो ये कह रहा है, किसी व्यक्ति ने जो कुछ किया है उससे कई ज्यादा उसने ये किया है कि लोग इंटररेशियल हार्मनी रखें अपने देश में, ठीक है, अपने सोसाइटी में, ठीक है। आपका कितना सुंदर वर्ड है, ये तो कोलैबोरेशन आपको करना चाहिए, आपको भाई ये पूरा फ्रेज लिखना चाहिए, टू फर्दर कॉज ऑफ इंटररेशियल हार्मनी। अपने आप बोलोगे तो इंटररेशियल हमारे यहाँ है नहीं, हमारे काले घोड़े का भेद नहीं है, नहीं है ये, तो इसमें हम लोग इसको कम्युनल हार्मनी कर देंगे, अपने इंडिया के लिए हो गया है, लेकिन ये सेंटेंस इंग्लैंड के लिए अनफिट है, समझ आया तुम्हारे लिए है। तो दिस इज हाउ यू लर्न एवरीथिंग। आप अरे बच्चों समझ आ रहा है, इंटररेशियल हार्मनी हमारे देश में ये नहीं लागू होगा, ठीक है, हमारी एक ही रेस है, ठीक है, ध्यान आपका, यहाँ काले गोरे कुछ नहीं है, आप एक ही घर में दो भाई, एक घर, एक गोरा और एक काला, हाँ तो काले को निकाल दोगे, गोरे को निकाल दो, इसको निकाल दो घर से, ठीक है। तो हमारे लिए मैंने कर दिया फिट इंडिया के लिए। जैसे किसी आदमी ने कम्युनल हार्मनी के लिए बहुत कुछ काम किया है, तो ये सेंटेंस नकल मत करो, आप दूसरा करो, ये फ्रेज लिख लो आपका, he has done a lot to further inter-racial नहीं, to further communal harmony in a country like ours, which is a plural society, हमारी plural society है, हमारे यहाँ दुनिया भर की है। अब ये जो है ना वर्ड, ये भी आपके इंग्लैंड वगैरह के लिए लागू नहीं है, समझा रहा हूँ, सीखा करो यार, हमारे यहाँ प्लूरलिज्म है,
क्या कहते हैं, बहुलवाद हिंदी में, बहुलवाद, बड़ा सुंदर वर्ड है इंग्लिश हिंदी का भी, प्लूरलिज्म। अच्छा कभी इसमें रेख आ गया तो क्या लिखोगे जो आपको ये शब्द याद नहीं आएगा? इसलिए समझा रहा हूँ ना बच्चों, सब आना चाहिए। बहुलवाद, बहुलवाद समझते हो, अलग अलग कम्युनिटीज हैं, कास्ट सिस्टम्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स है हमारा सोसाइटी का सिस्टम, इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। इसलिए अच्छी सरकारें इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने की कोशिश करती हैं। राजस्थान में मुझे पता नहीं दूसरी जगह, मैंने बताया था आपको, यहाँ इंटरकास्ट मैरिज में 5 लाख रुपए सरकार देती है। उसके पीछे पता क्या है, यही आइडिया है, अरे हटाओ यार इनको, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हो, तो सब एक ही तो है, एक ही है, हम अलग अलग नहीं है। एनीवे चलो छोड़ो, ये समय आगे बच्चों, कॉमन हार्म नहीं, ठीक है। तो अगर संजय आपने अलग से बनाना होगा, ये हैज डन अ लॉट, उसने बहुत कुछ किया है, ठीक है। टू फर्दर, मैं फर्दर इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। टू फर्दर द कॉज ऑफ कॉमन हार्मनी इन द कंट्री, सांप्रदायिक सौहार्द का मतलब हो गया कॉमन हार्मनी इन द कंट्री। बड़ा शानदार सेंटेंस हो गया। अब ये सेंटेंस ऐसे हैं कि जो आप किसी ऐसे में घुमा फिरा के लिख सकते हो, बड़ा काम का है, शानदार है, ठीक है। क्या था, फर्दर आगे जो फर्दर, दैट्स इट। फर्दर कहां से आया था यार, मुझे याद ही नहीं आ रहा वर्ड, फर्दर क्यों ऐसे आ गया होगा ना, अरे फर्दर कैसे आया पता नहीं, जिक्र आ गया होगा, बात बता दिया आपको, ठीक है, दैट्स इट। तो फर्दर मतलब आगे बढ़ाना, ये कोई वो नहीं है, राइट ट्रांजिशन वक्त नहीं, हां ये बीच में क्या आगे मुझे नहीं पता कैसे आया ये, अफोर्ड के संबंध कैसे आया होगा, दैट्स इट। तो अफोर्ड, अच्छा अफोर्ड में मैंने आपको सेंटेंस दिया होगा शायद, अच्छा अच्छा अच्छा, दैट्स इट, दैट्स इट, एब्सोल्युटली सर, मैं तो भूल जाता हूं यार। तो वो ठीक है, इसका मतलब यहां पर अफोर्ड का मतलब टू गिव है, ये आपने ध्यान रखना है, समझ आया कि नहीं आपको? और इसमें अफोर्ड का मतलब आपका किसी चीज को कर पाना है या ना कर पाना है, दैट्स इट। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी लिखो आप, दैट्स इट। I cannot afford a holiday or vacation in Manali. इतने पैसे नहीं है मेरे फैमिली को लेके जाऊं आप, वैन करना, that's right, सैन सॉरी, तुक बंदे में निकल गया मेरे मुंह से। आगे से बच्चों आपका एडवांस अफोर्ड का भी आपको, अब देखो एलोकेट, एलोकेट का मतलब बांटना होता है किसी चीज को, पैसे को, मकान को, वक्त को भी एलोकेट कर सकते हो आप, पैसे को भी एलोकेट करते हैं। सरकारी नौकरी लगी एक लड़की की, तो बॉस अच्छा था, तो माय बॉस, वो लड़की को बॉस ने ना बिल्कुल ऑफिस के नजदीक वाला मकान दिया। माय बॉस एलोकेटेड हर, ठीक है ना, अ हाउस नियरेस्ट टू द ऑफिस, ताकि लड़की पैदल चली जाए बेचारी, मतलब बड़ा शानदार है, और अदरवाइज फंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आपका, ठीक है। एलोकेशन का मतलब फंड का बंटवारा ही होता है कि इस विभाग को या इस उसको इतना पैसा मिलेगा, एजुकेशन सेक्टर को सेक्टर वाइज। तो सिंपल वर्ड है, ज्यादा कुछ नहीं, इसमें देने से आपका काम चल जाएगा। ये सेम अलॉट जैसा है, ठीक है, ऐसे एक ही बात है, अलॉट करना, समझे? चाहे मकान के लिए आप एलोकेट वर्ड के इस्तेमाल अलॉट करो, यहाँ पर अलॉट लिख सकते हो आप, उसी तरह से अलाउ, अलाउ मोनोट्रांसिटिव भी है और आपका डाई ट्रांसिटिव भी है, ध्यान रखना आप, ठीक है। इफ आई से वी डू नॉट अलाउ सच एक्टिविटीज इन द कैंपस, हम ऐसी गतिविधियों को कॉलेज के या स्कूल के कैंपस में अलाउ नहीं करते, ये मोनोट्रांसिटिव है, ठीक है ना। आपको इसको ये मतलब मैंने कहा ये द कैंपस आपका हुआ है, नहीं जी नहीं, नहीं, ये प्योर आपका प्रिपोजिशन आ गया ना बच्चों, ये आपका बीच में आपका जो है ना आपका फॉर्म ब्रेकर होता है, ये एक्टिविटीज इसका अलाउ का ऑब्जेक्ट हो गया, सच एक्टिविटीज।
अब ये आपका एडवर्ब फ्रेज है, कहाँ? इन द कैंपस। और अलाउ को मतलब किसी को करने देना भी, ही अलाउड मी टू आस्क टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। तो उसने मुझे, अब ये इसके दो ऑब्जेक्ट हो गए। जो अलाउ किया गया था एक्चुअली वो टू आवर्स से, जिसको किया गया था वो मी है। हर जगह मी लिखने से आप गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कहता था, कोई चेंज कर दिया करो, ठीक है आप। ये अलाउड हर या हिम, ऐसे अगर ऐसा है तो ही की जगह सेपरेट लिख दो, ठीक है। जब बार बार ऐसे आएगा मी तो तुम्हारा दिमाग बैठ जाएगा शायद इसके बाद में मी आता है, ऐसा नहीं है। कुछ भी हो, नाम लिख दो किसी का। ये अलाउड राज, राज को उसने अलाउ किया टू आस्क टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। समझ आ गया बच्चों, ठीक है। अलाउ के बहुत सारे प्रयोग हैं, वो अलग बात है। यहाँ तो शुरू कर दूंगा अलाउ के सारे प्रयोग बताना आपको, तो फिर तो खत्म नहीं होगा। लेकिन समझा रहा हूँ, अलाउ का एक स्पेशल प्रयोग भी है, ठीक है। उसका अर्थ होता है उसके लिए, किसी चीज के लिए मार्जिन रखना। अरे समझ आया बच्चों? एक आदमी ने कहा इतना खाना बनाते हैं, तो किसी दूसरे बुजुर्ग ने कहा अलाउ फॉर एटलीस्ट 5 एडिशनल गेस्ट। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 5 एडिशनल गेस्ट के लिए मार्जिन रखना। हो सकता है 5 ज्यादा आ जाए, आप किसी को खाने में बुला रहे हो तो आपने उनका नाम लिखा, मियां बीबी और 2 बच्चे, तो हो सकता है उसमें उसके बच्चों के ग्रैंड फादर आ रखा हो या दोनों पेरेंट्स आ रखे हो, ग्रैंड पेरेंट्स, तो भी तो आएंगे, उनको कहाँ छोड़ के आएंगे, ठीक है। मकान बना रहे हो, एस्टिमेट बनाया है, तो समझदार होगा अलाउ फॉर, ठीक है, द प्राइस राइज। तो एस्टिमेट के अंदर आपने प्राइस राइज का भी ध्यान रखना है। अलाउ फॉर द प्राइस राइज, इसका मीनिंग क्या हुआ? कीमतें बढ़ेंगी, उसका भी आपने हिसाब किताब रखना है। यानी आपका एस्टिमेट के अंदर लोग रखते हैं, समझदार लोग 10%, 15-20% उसमें ऐड कर दो। इतनी कीमतें बढ़ेंगी, आपको अंदाजा है तो कीमतें ज्यादा भी हो सकती हैं भाई, लेकिन बात है ये अलाउ फॉर का प्रयोग आना चाहिए। फौज में हमको सिखाते हैं when we are doing firing, रेंज पे है या वैसे, तो अलाउ फॉर द विंड, तो हवा किधर से किधर चल रही है। अगर बाएं से दाएं चल रही है तो हम टारगेट के ऊपर थोड़ा सा बाएं तरफ निशान लेके फायर करते हैं। कितना प्रयोग होता है इसका, देखो आपका अलाउ फॉर द विंड। लेकिन ये सेंटेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। कहीं भी हो सकता है, बॉलिंग में हो सकता है, फुटबॉल में हो सकता है, अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो आपने किक मारते समय अगर आप बनाना किक लगा रहे हो तो थोड़ा सा आपको दाएं बाएं करना पड़ेगा। समझ आएगा बच्चों? ये अलाउ फॉर, ठीक है ना। आप अलाउ के बाद में जो आपका रिफ्लेक्सिव नाउन है वो मैंने आपको करा रखा है, आई नेवर अलाउ माय सेल्फ मोर देन 2 चपातीज। तो ये तुम्हारे दिमाग में सब बैठा रहना चाहिए, ये समझा रहा हूं आप। और इसलिए वोकैबुलरी के अंदर 80% 90% ग्रामर आ जाती है। असली ग्रामर यही है, ये ग्रामर तो कहीं नहीं आएगा। That's right. Okay, I never allow myself. I am very fond of chocolate, but I never allow myself more than 1 bar in a week. मैं चॉकलेट का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन एक बार से ज्यादा हफ्ते में मैं अपने आप को खाने नहीं देता हूँ आपको। That's right. सबके दिमाग रहने चाहिए आपके, कैसे इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। आप तो चीजें आपने ध्यान रखनी है। असाइन भी जो वर्ड है ना बच्चों, ये भी आपका अलॉट जैसे ही है आपका। असाइन कौन, किसी को कोई काम को एलोकेट करना, बांट देना, असाइन। दिया गया काम होता है आपके स्कूल कॉलेज का, दैट्स कॉल्ड असाइनमेंट। मेरे को असाइनमेंट पूरा करना है यार, टीचर ने दे रखा आपको, ठीक है। तो इसका देना होता है ड्यूटी, ध्यान रखना। ये असाइन मी अ टफ टास्क, उसने बहुत मुश्किल ड्यूटी मेरे को दी। तो मी आपका, फिर मी आ गया, ठीक है। आप चेंज कर लेना, ध्यान रखना बच्चों, ऐसा मी नहीं आएगा, ठीक है। इसको माय बॉस कर दो, ठीक है, और इसमें नाम लिख दो आपका, गोपाल लिख दो आप। माय बॉस असाइन्ड गोपाल अ टफ टास्क। तो बॉस ने गोपाल को एक बहुत ही मुश्किल टास्क दिया, ये देना हो गया, ठीक है। ये भी आपको आना चाहिए आप। और असाइन आपका मनोरंजन भी है।
जैसे किसी चीज को कोई वैल्यू देना, असाइन अ वैल्यू टू एक्स। आप बीजगणित का कोई सवाल कर रहे हो तो एक्स को वैल्यू दे दो, इसका मीनिंग ये हो गया। तो ये मोनोट्रांजिटिव है, ध्यान रखना आप, असाइन अ वैल्यू। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ? कोई आप शॉर्ट में लिख रहे हो तो आपने कहा इसको एक साइन दे दो, जैसे आपने कहा मैं बीटा लिख दूंगा या ब्रेवो लिख दूंगा, तो ये आपका एक साइन हो जाएगा जो मैंने किसी को दिया है। अगर इसमें आया मैप बनाते हैं तो पूरा पूरा थोड़ी लिखोगे ये कुआं है, ये पेड़ है, ठीक है? तो उनके आपके छोटे छोटे फिगर बने रहते हैं, तो उससे पता लग जाता है आपका। समझ आ गया? साइन सबको आना चाहिए अब, ठीक है? साइन के दोनों प्रयोग, मोनोट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव, याद रखना आप। इस तरह से अवार्ड, अवार्ड नाउन भी है। किसी संस्था ने अभी किसको दिया है यार ये नोबेल प्राइज? एक मुस्लिम कंट्री का है वो, ये मुस्लिम कंट्री मुस्लिम है, आदमी तो मुस्लिम है, मैं नाम भूल जाता हूँ, साहित्य का। कितनी बड़ी बात है। अब नाम तो मुझे याद नहीं है तो इसमें ही लिख रहा हूँ। और ये है ना टेंजिनियन, हाँ बिल्कुल ठीक है मंजीत, शाबाश, टेंजिनियन। और सरकार नोबेल जो कमेटी है उसने इसको दिया है। चलो नाम मुझे याद नहीं उसका, तुमने याद रखना तुम्हारी जीके। मैं नाम भी उसका थोड़ा मुस्लिम नाम है तो मतलब बड़ा सा है तो वो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है ना। आप नोबेल प्राइज कमेटी इसने दिया होगा शायद, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। नाम किसी को याद लिख देना। अवॉर्डेड द टेंजिनियन, ऐसे कहता हूँ मैं तो आपका, जो पता है वो लिख देंगे, जो नहीं पता है वो रहने दो आपका। This year's Nobel Prize for Literature, बिल्कुल अप टू डेट सेंटेंस अभी हाल ही का। दिस ईयर, यस नहीं, अच्छा ऐसे लिखो, दिस ईयर्स नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। साल साल मिलते हैं, कितने सुंदर है ये आप, ठीक है? अवार्ड नाउन भी है। हमेशा अवार्ड और रिवॉर्ड का भी आपने अंतर समझना है, मैंने आपको क्लास में बता रखा है। तो अवार्ड कोई पुरस्कार है, कोई पद है, कोई पदवी है, कोई मेडल है, और रिवॉर्ड आपका पैसा होता है। हालांकि अवार्ड के अंदर भी पैसा होता है, लेकिन पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना आप। कहाँ किसी क्रिमिनल को सर के ऊपर 50,000 या 5 लाख का इनाम है तो उसको अवार्ड नहीं कहना, वो रिवॉर्ड है, नहीं? तो उसके लिए कैरी वर्ड का इस्तेमाल करना, ही कैरीज अ रिवॉर्ड ऑफ 1 लाख ऑन हिज हेड, ये बोलना चाहिए आप, ठीक है? तो ये आपका रिवॉर्ड हो गया वर्ब के रूप में। रिवॉर्ड आपका वर्ब भी है, दैट्स राइट। You will be rewarded for your hard work, अगर आपने मेहनत की है। मेरा यही कहना होता है बच्चों की, सबके सेंटेंस बनाओ, ध्यान रखना, ठीक है? देखो इसमें ग्रीन लाइन लगी क्योंकि बीच में गैप ज्यादा है। तो ग्रीन लाइन एक ही कारण से नहीं लगती, कई कारण लगते हैं आप, ठीक है? मैं क्या बोल रहा था भूल गया मैं। आप हाँ, ही इज कैरिंग, अब इसमें आपका रिवॉर्ड होगा, ठीक है? ही इज कैरिंग अ रिवॉर्ड ऑफ, और रुपीज इतना जो भी लिखना आपने 5 लाख ऑन हिज हेड, तो 5 लाख का इनाम है उसके सर के ऊपर, ऑन हिज हेड। जरूरी नहीं सर पे लिखना है, इंग्लिश में ऑन हिज हेड लिखना जरूरी है, हिंदी में कोई जरूरी नहीं है। जैसे उस पर 5 लाख का इनाम है, और इसका मतलब ये कोई अच्छी चीज बन नहीं है आपकी, ये क्या ना आपके ये आदमी खतरनाक है। जितनी रकम कम होगी उतना कम खतरनाक होगा। इसके आगे दाब लगवा यार, द नोबेल प्राइज कमेटी awarded, अभी किया तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट नाम है, awarded the Tanzanian this year's Nobel Prize for Literature, है ना? अब से थोड़ा ठीक करना है इसको। कभी कभी छोटी चीजें भी ध्यान रखा करो, दोबारा देखता हूँ तो मुझे पता लग जाता है, ठीक है? अवार्ड सुना आ गया बच्चों आपका, ठीक है? बेयर, बेयर का मतलब सहन करना भी होता है, पैदा करना भी होता है, ठीक है? ये मैंने आपको बता रखा है। वर्ब के बारे में बहुत ध्यान रखो यार, बहुत सारी चीजें हैं। बेयर का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेयर का मतलब वहन करना भी होता है, बेयर द एक्सपेंसेस, ठीक है? बेयर इन माइंड, कितने सारे प्रयोग हैं। बेयर मतलब सहन करना भी हो गया, आई कांट बेयर दिस पेन, बेयर का मतलब पैदा करना भी हो गया। तो इसका वर्ब बनती है बेयर, बोर एंड बॉर्न, दैट्स राइट, है ना? फिर इसके कई फ्रेजेस हैं, टू बिकम एयरबॉर्न,
जब हम बात करते हैं एयरबॉर्न डिजीज की, तो उसमें बॉर्न की स्पेलिंग आपका BORNE हो जाएगा। बस पैदा होने के लिए आपने बॉर्न का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये वर्ब की फॉर्म बच्चों इनको सबको ध्यान रखो यार, बॉर्न नहीं, पास्ट में जो बेयर बोर एंड बॉर्न। जो थर्ड फॉर्म है पास्ट पर, उसके दो फॉर्म है, ठीक है। बाकी चीजों के लिए पैदा BORN केवल पैसिव फॉर्म में पैदा होने के लिए, आई वाज बोर्न, ठीक है ना, आपका ऑन सो एंड सो डेट, सो एंड सो टाउन, ठीक है। और बेयर को सेंड करना भी है, दैट्स शी हैज बोर्न हर ट्रबल्स, ठीक है। वो अपनी मुसीबत को झेला है हिम्मत के साथ, विद फॉर्टिट्यूड। तो तुमको ये चीज अपने दिमाग में रहनी चाहिए कि हमको हमारे टीचर को, हमारा टीचर जितना ज्यादा हमको बताएगा उतनी हमारी वोकैबुलरी अच्छी होगी, हमारी इंग्लिश अच्छी होगी, हमको कई फ्रेजेस मिलेंगे। तो विद फॉर्टिट्यूड करता था, हिम्मत से, साहस से, ठीक है। ही फॉट विद फॉर्टिट्यूड, दैट्स राइट। अब बेयर को पैदा करने के लिए इफ आई से कि शी बोर हिम, अब ये बोर आपका अलग से वर्ब भी है, छेद करना, जानना आप, ठीक है। शी बोर हिम 2 सन्स, तो उसने उससे 2 बेटे पैदा किए, ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। सी सब्जेक्ट है, हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो पैदा किए वो 2 बच्चे हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। समझाया बच्चों ने, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। बी ग्रज का अर्थ होता है थोड़ा सा एनवी करना या शिकायत करना। टू हैव अ कॉम्प्लेन अगेंस्ट, ये इसका मीनिंग होता है किसी की तरफ कोई शिकायत होना। ये ग्रज वर्ड भी आपको आना चाहिए, ग्रज का शिकायत होता है, ग्रज का इल विल भी होता है। बड़ा सुंदर वर्ड है बी ग्रज, ग्रजिंगली, अनग्रजिंगली। जिसे ग्रज आता है ना, ये बी ग्रज आते हैं, सब वर्ड आपके दिमाग घूम जाने चाहिए जैसे मेरे दिमाग में आए। देखो ये सब एक साथ में आपको सीखने हैं। ग्रज है, ठीक है, बी ग्रज है, फिर बेलनिया, डी जी, ये देखो देखने से अच्छा है, बटन पढ़ तो स्पेलिंग ठीक हो जाती है, ठीक। ग्रजिंगली और अनग्रजिंगली, सुंदर बनाएंगे, बहुत सीखने पड़ेंगे। देखो क्या लिखा मैंने, कोई बात नहीं, रटने लगी तो आपको क्या रखा होता है, नहीं मैं ठीक कर दूंगा उसको, ठीक है। किसी के विरुद्ध आपके मन में कोई दुर्विचार होना, कोई बड़ी तगड़ी शिकायत होना, उसके लिए फिर मतलब टू बेयर अ ग्रज अगेंस्ट समबडी। तो आपकी इंग्लिश में आपने कोशिश करनी है, जितनी ज्यादा शब्द सीखोगे उतनी आपको फ्रेजेस आएंगी। एक लड़का बैंक में लगा और पता नहीं एज ए क्लर्क या एज ए पीओ, और उसकी पोस्टिंग बैंक में हो गई, पता लगा ये मैनेजर वो है जिसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था। तो आपने वो पापा मैं कैसे नौकरी करूंगा आपका, आई विल नॉट बी एबल टू सर्व अंडर हिम बिकॉज़ ही बेयर्स अ ग्रज अगेंस्ट मी। उसने बोला भी था कि बेटा कभी आएगा बताऊंगा, वो दिन आ गया, ठीक है। या कोई भी लड़का आपने कहा पता नहीं यार इसको क्या है, मेरे से चिढ़ता है ये बेयर्स अ ग्रज अगेंस्ट मी। समझ आ गया बच्चों ये, ये बेयर्स अ ग्रज अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ उसको बहुत भयंकर शिकायत है, चिढ़ है। शिकायत मतलब क्या होता है, प्यार से शिकायत हो रही है, प्यार थोड़ी हो रहा है, शिकायत ये हो दस। और उसके आगे बी लग गया है, ठीक है आपका, ठीक है, तो वो फिर वर्ब बन गया है, ध्यान रखना। बी वर्ड जो है आपका वर्ब का प्रीफिक्स है, ध्यान रखना। बहुत सारे वर्ड बनते हैं बी से जो वर्ब है, आप डिक्शनरी में ठोको बी के बाद फिर आपका क्वेश्चन मार्क लगा दो, सारे खुल जाएंगे बी वाले वर्ब जितने वर्ड हैं। मतलब बी स्मर्च है, बी स्मीयर है, बहुत सारे वर्ड बनते हैं। ऐसा आना चाहिए दिमाग में आपके, यार ये सबने कहा है कि बी ग्रज, तो बी वाले बहुत सारे वर्ब हैं। अभी तो वर्ब तो पढ़ रहे हो, तो आप देखो इसमें आपको क्या क्या आते हैं। बी स्मर्च है, बी स्मीयर है, और भी मिल जाएंगे आपको डिक्शनरी जब देखोगे आप, ठीक है ना। बिमोन है, बात कह रहा हूँ, ऐसे आपको दिमाग में बनना चाहिए, तब आपकी इंग्लिश शानदार होगी।
बीमून का भी शिकायत करना होता है ऐसे। इसको देखने के लिए बच्चों अगर आप एडवांस सर्च में जाइए और पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब को चूज करो, ये वर्ब हो गया, ठीक है, और यहाँ पर बी और एस्टेरिस्क मार दो, हाँ एस्टेरिस्क हो गया, बिलिटेड बिल्कुल एब्सोल्युटली। कितने वर्ड निकले पता है आपको? व्यूअर्स लिस्ट 3343 लो कर लो बात। लेकिन इसमें सारे वो नहीं है, ध्यान रखना, मतलब अरे भी मैंने बताया ना आपको कि बी जो वर्ब के बी से दूसरे वर्ब भी बनते हैं, वो भी शामिल हो गए इसमें। अब इसमें छांटो जैसे आप, जैसे बीकॉम भी दे रखा है इसमें, दैट्स राइट, बी टॉप दे रखा है आपका, ठीक है, बी टॉप भी आपका उसके बी स्मेयर जैसा है, बिफॉल है, ठीक है ना, मंजीत ने बी लिटिल किया है, बिफॉल बट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बी लिटिल बिफॉल है, भुगतना, बिफॉल मतलब किसी की कोई विपत्ति आपके सर पे पड़ना, ठीक है ना, और कैलेमिटी हैज बिफॉलन ऑन हिज हेड, दैट्स राइट। कितने मतलब ये दिमाग में मेरे को भी लगता है यार कि बच्चे भी तो आपका क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या करेंगे, ये करोगे तो भी मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तुमको पढ़ने ले गया हूँ, पढ़ते रहोगे ना आप, देखो ये देखो बिफॉल का मैंने बताया ना, कैलेमिटी तो उसके सर के ऊपर या उसके जीवन में एक बहुत बड़ी कैलेमिटी का मतलब एक एडवर्सिटी या कोई भी आपका कोई भी ट्रबल है, दुख है, परेशानी है, विपदा है, कैलेमिटी का विपदा ही होता है। इफ समथिंग बैड और डेंजरस बिफॉल्स यू, इट हैपेंस टू यू। अब अगर देखो बच्चों मैं तुमको बता रहा हूँ ना, कल्पना करोगे बिफॉल आ गया एग्जाम में, अगर कभी जिक्र नहीं किया, अगर मैं आपको ये चीजें डिस्कस नहीं करूँ तो ये बिफॉल में मेरे मुंह पे क्यों आएगा? तो ये चीज थोड़ी चीजें तुमको समझने की आवश्यकता है। ये सर जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक है, खाली आपको कोर्स पूरा कराने से आपकी इंग्लिश ठीक नहीं होगी, आप किसी एग्जाम में पास नहीं होगे, ध्यान रखना आप। और लोग इसमें खुश होते हैं, करा दिया सर आपको। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, इतना बड़ा चैनल है वो, बाप रे बाप, और इतनी वो टीचर भी अच्छा है, कभी कभी गलती हो जाती है शायद, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत पढ़ा दिया, पता नहीं यार क्या सिस्टम समझ आया नहीं आप, ठीक है। और कितना सुंदर सेंटेंस है, शुड से शुरू हो रहा है, शुड एनी हार्म बिफॉल मी, अगर मेरे साथ कुछ अनहोना हो जाए, इसका मतलब ये हो गया मेरे को कुछ हार्म हो जाए, मैं मर जाऊं या मेरी एक्सीडेंट में कुछ हो जाए, तो तुम ये चिट्ठी खोल देना। और शुड का प्रयोग यहाँ पर इफ के रूप में है, ठीक है ना, इफ एनी हार्म बिफॉल्स मी, ऐसे बोलना आप, यू मे ओपन दिस लेटर। तो अगर आप इफ का प्रयोग नहीं कर रहे हो तो शुड को आप सेंटेंस से शुरू कर सकते हो आप, ठीक है। अरे भाई इसमें आया और शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वेरी इंफिनिटिव पे बिफॉल, इफ का प्रयोग करें तो बिफॉल्स करना पड़ेगा। इसमें और इसमें क्या फर्क है बच्चों, समझ आ रहा है? सर ये समझ में आ गया कि नहीं आया? इसका अर्थ हो गया कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है, हार्म का मतलब कोई मेरे को नुकसान हो जाता है किसी भी रूप में, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, कुछ हो गया, डूब गया, कुछ भी हो गया, इसको अगर इफ लगा रहे हो तो ऐसे लिखोगे, फिर तो आपने वर्ब के साथ प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस करना पड़ेगा। वो शुड है इसलिए आपका बिफॉल है, समझ में आया? इफ एनी हार्म बिफॉल्स मी ऑन माय जर्नी, मैं जर्नी में जा रहा हूँ और मुझे अगर कुछ हो जाता है तो ये चिट्ठी तो खोल देना। कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यार ये आप, A terrible trouble has befallen him. That's right. A terrible calamity. मैं जो वर्ड इस्तेमाल करता हूँ calamity है। Calamity का मतलब कोई आपदा। That's right. Disaster. That's right. उफ। That's right. Tragedy के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप। That's right. A tragedy has befallen. तो सुंदर शब्द है। सुंदर का मतलब यूं सुंदर नहीं है, has befallen his family.
एक बहुत भयंकर जो है ट्रेजेडी हो गई उनकी फैमिली के अंदर, डेथ हो गई होगी, कुछ हो गया होगा। आजकल ट्रेजेडी होना तो आम बात हो गया। एक्सीडेंट होता है 10-15 से कोई कम मरते नहीं। आप पता नहीं कैसे गाड़ी चलाते हैं, समझ नहीं आया। बहुत सारे वर्ड निकले, ध्यान रखना चाहिए, अपने आप करो इनको डिक्शन देख के। एक एक वर्ड मैं आपको करा नहीं पाऊंगा। वापस आ जाओ ग्रज पे, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, ठीक है? जो हमने करना था वो तो किया ही नहीं, ठीक है? तो बी ग्रज का मतलब किसी से एनवी करना, किसी से शिकायत करना कि मुझे तेरी किस्मत से कोई शिकायत नहीं है, मतलब किसी को किस्मत से अच्छा हो गया तो आप एक ने कहा आई डू नॉट, ये राइट आंसर हो गया, आई डू नॉट, चलो आपका बी ग्रज योर लक। इसका अर्थ ये हो गया मुझे आप लकीली आपको कुछ मिल गया है, मुझे उससे कोई चिढ़ नहीं है, इसका मतलब ये हो गया जैसे आई डू नॉट बी ग्रज यू योर गुड फॉर्चून। कितने से बना सकते हो? आपकी किस्मत ने आपके लिए अच्छा किया तो मुझे उसके लिए कोई शिकायत नहीं है। समझ आ गया? आई डू नॉट बी ग्रज यू भी लिखना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ देखो आजकल मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। आई डू नॉट बी ग्रज यू योर लक, दैट्स राइट, योर फॉर्चून। दोबारा लिखना है इसको, योर, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी के साथ में कुछ अच्छा हुआ, किस्मत से उसको कोई चीज मिली है, तो बंदा कह रहा है कि मेरे को तेरे से इस बात से कोई चिढ़ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, तेरा लक है, तेरे लॉटरी लगी आपके 1 करोड़ की, तो अच्छी बात है। अब मैं आपको बी ग्रज का दिखा देता हूँ डिक्शनरी के अंदर। मैं यहाँ तो खेल है फटाक से 1 सेकंड में आप ये देखो आप, और उसमें लिखा हुआ है कि ये इसके दो ऑब्जेक्ट हैं। देखो लिखा हुआ ना बच्चों, ये देखो जहां डिक्शनरी में लिखा था ना 2 ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब ये राइट आंसर हो गया, ठीक है? आई डोंट बीग्रज हिम हिज फ्रीडम, दिखाई दे रहा है आपका? जैसे लिखा था ना यू योर लक, वैसे। तो बच्चों जब तक ये सीखोगे नहीं तो आपको कैसे आएगा, इसका प्रयोग कैसे करेंगे? और ये नॉर्मल प्रयोग है, ये राइट आंसर नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर का ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो बड़ा सुंदर है। और बी ग्रज का एक प्रयोग और भी होता है, बी ग्रज डूइंग समथिंग। ये डिक्शनरी में इसका सेंटेंस होगा, दस है आपका। और इसमें सेज अनविलिंग का ध्यान रखना बच्चों, दैट्स राइट। बड़ा गुस्सा आ रहा है, ये शायद शी रही होगी ना, ही कट गया, एस कट गया। बी ग्रज पेइंग सो मच फॉर एन आइसक्रीम कोन, एक आइसक्रीम कोन के लिए 200 रुपया, माय गॉड। तो दे तो दिया होगा लेकिन नॉट विलिंगली, शिकायत करके। तो बड़ा सुंदर वर्ड है। ये सब भाषा के प्रयोग हैं। बी ग्रज के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये यूजेस है, कोई ग्रामर नहीं पढ़ाती है, ध्यान रखना आप। जो कोई ग्रामर पढ़ते हैं आप कभी चेक किया करो, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, उनको नहीं आएगा कि बी ग्रज का यूजेस क्या है। तो बी ग्रज मोनोट्रांसिटिव वर्ब भी है, डायरेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब भी है, और बी ग्रज के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आती है एज जेरंड, दैट्स राइट। चलो ग्रजिंगली भी मैंने आपको बोल दिया है। तो ग्रजिंगली का अर्थ होता है रिलक्टेंटली। अब ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, अगर एग्जाम में कभी आ जाए ये तो क्या करोगे आप? आपने तो पढ़ा ही नहीं कभी आप। तो रिलक्टेंटली का अर्थ होता है अनविलिंगली, इसके साउंड्स हो गए, यानी शिकायत करके, और अन लगा दिया तो विलिंगली हो गया, उल्टा हो जाएगा ही, ग्रजिंगली, अनग्रजिंगली, ठीक है? He accepted the additional responsibility, ऑफिस में किसी ने, बॉस ने आपको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ग्रजिंगली, और या फिर अनग्रजिंगली, दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके दे रहा हूं आपको, ठीक है? ग्रजिंगली कितना बढ़िया है यार आपका ये, ठीक है?
कंप्यूटर में पढ़ाना गलत हो गया तो ठीक कर देंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? ये सेंटेंस में आ गया। अगर ग्रजिंग लगा रहे हो तो उसने अनमने ढंग से वो एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट की, अनग्रजिंगली तो खुशी खुशी से आपको एक आपको बहुत शानदार सुनाने मिल गया ग्रजिंगली का रिलेक्टेंटली, और अनग्रजिंगली और हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा विलिंगली, बिना किसी शिकायत के। हाँ सर दे दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा। समझ में आ रहा है बच्चों को, नहीं आ रहा है? हाँ, तो इसलिए इन शब्दों को जानना बहुत जरूरी। अच्छा हुआ मेरे को याद आ गया, कल मैं देख रहा था यार, मैंने कहा ये तो मैंने कहा ही नहीं इनको ये। हाँ, तो ये बहुत शानदार है और इनमें मुझे सेंटेंस देना बहुत जरूरी है। मैं आपको वर्ड की लिस्ट भी दे दूं, उससे क्या होगा? तो आपको बताना पड़ेगा, फिर उनसे कोई चीजें जुड़ी रहती हैं वो भी आपको आ जाएंगी अपने आप, तो पता नहीं लगेगा। आप ग्रज का मैंने भी दे दिया आपको जनाब का, ठीक है, तो ग्रज के टाइटल जो उपयोग दे दिया, ये भी वर्ड दे दिया। टीचर का ये जरूर होता है, टीचर जितना पढ़ाएगा आपको बहुत सारी एडिशनल चीजें मिलेंगी। बस ये है बच्चों, ये आपने सीखना समझना है। इसलिए कभी, हालांकि तुमने तो नहीं बोला है, लेकिन मुझे कभी लगता है, मुझे सोचता हूँ यार कोर्स हो जाता। अरे कोर्स होने से नहीं होगा ना बच्चों, ये बता रहा हूँ, सीखना पड़ेगा। तो टीचर से आप बहुत कुछ पा सकते हो, लेकिन आपका एम केवल कोर्स पूरा करना नहीं होना चाहिए, सीखना होना चाहिए। अब हम गप्पे तो मारते नहीं है, एक मिनट में गप नहीं मारता हूँ, कभी मारा है बताते मेरे को। आपको कई लोग तो आपने देखा है उसूल करते हैं वीडियो, मैं देखता हूँ ये कितना हो गया है, 6 मिनट हो गए, कुछ नहीं पढ़ा है। इतना कुछ पढ़ाने के लिए है कि जिसकी हद नहीं है, क्या करेंगे आप? मैं भी सोचता हूँ मुझे कभी बच्चों पे दया भी आती है, कितना पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, कंपटीशन बहुत टफ है, मैं ऐसे नहीं गा सकता आपको, ठीक है। और बी लिटिल का अर्थ होता है, मैं बताना भूल गया बच्चों आपको, ये मंजीत का कमेंट मैंने देखा, अभी देखा दोबारा, ठीक है। बी लिटिल किसी को कम आंकना, जैसे किसी ने किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, आप कोई कह रहा है क्या किया है, आपने कहा यार ऐसा मत करो, यू कैन नॉट belittle his contribution to this project, उसके योगदान को आप कम नहीं आंक सकते। बड़ा सुंदर वर्ड है, ध्यान रखना आपका, यू कैन नॉट belittle his contribution to this cause। कॉज का मतलब कोई भी आपने जो अभियान चलाया किसी चीज के लिए, ठीक है, तो बहुत बड़ा योगदान था, उसको आप कम नहीं आंक सकते। ये आप बहुत सुंदर वर्ड है। और बिलिटल का मतलब किसी को इंसल्ट करना भी हो जाता है, ध्यान रखना आपका, उसको आप कम आंक रहे हो तो उसको इंसल्ट कर रहे हो। तो आज का लास्ट वर्ड दे रहा हूं आपको बिलिटल का, है ना आपका। कभी कभी के अच्छे लोग होते हैं ना आपका, सेल्फ इफेसिंग लोग, they always belittle their, अब मैं आपको दे रहा हूं देखो, सेल्फ इफेसिंग, ये डिक्शनरी में ये सेंटेंस नहीं है, ध्यान रखना। चलो डिक्शनरी सेंटेंस में कॉपी करके लगाना है ऐसे भी, ये डिक्शनरी से नहीं दे रहा हूं, ध्यान रखना, ये डिक्शनरी सेंटेंस है। इससे मुझे याद है कि कब कब कहोगे आप किसी को स्टॉप belittling योरसेल्फ, ऐसे कई लोग होते हैं जो सेल्फ इफेसिंग होते हैं। सेल्फ इफेसिंग का अर्थ होता है जो अपनी कभी तारीफ नहीं करते। ये सब चीजें आनी चाहिए। आज मुझे बताओ जो सेल्फ इफेसिंग वर्ड आपको ग्रामर सिखाया गया क्या, ये बताना मेरे को। सेल्फ इफेसिंग पर्सन क्या ना आपका का अर्थ होता है कि वो व्यक्ति जो अपनी प्रशंसा न तो चाहते हैं ना कभी करते हैं। दैट्स राइट। ऑलवेज belittle जनाब their work। खास क्या किया है, ऐसी क्या बहुत बड़ा काम किया आपने, लेकिन आप उसको कम आंक रहे हो, क्योंकि यू आर सेल्फ इफेसिंग। ये कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है सेल्फ इफेसिंग। इससे मुझे सेल्फ इफेसिंग वर्ड याद आया। ये जिसके लिए आप बात कर रहे हो, इसका मतलब ये या शी जो भी है, लड़का लड़की जो भी है आपका, तो वो आपका सेल्फ इफेसिंग है। आप समझ आ गए सेल्फ इफेसिंग का क्या होता है? हाँ, तो टीचर जितना टाइम आपके साथ स्पेंड करेगा उतना आपको नॉलेज मिलेगा, ये बता रहा हूँ। सिनोनिम हो जाता है इसका मॉडेस्ट। मॉडेस्ट आदमी, कभी अपनी कोई घमंड नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, कभी नहीं चाहता कि लोग मेरे को नोटिस करें, मैं लाइमलाइट में रहूं। Not making yourself noticeable, not trying to get the attention of other people. It means you are very modest. The captain was typically self-effacing
when question about the team success is giving credit to the other players. हमें player कैप्टन ऐसे होते हैं, अपने थोड़े देते हैं कि मेरा इसमें बहुत शानदार नहीं है. तो most of the captains are always self-effacing. That's right. अब समझ आ गया self-effacing का? वो आदमी जो नहीं चाहते कि सारा attention मैं दूं, सारा credit मैं दूं, ठीक है? वो दूसरों को credit देते हैं और अपने काम को belittle करते हैं, है ना? So self-effacing people always belittle their contribution, their work. That's it. अब आगे समझे? सेंटेंस बनाओ, इनको बोलो. 2-3 बार किसी सेंटेंस को बोल दोगे तो उसका एक अंश आपके खोपड़े के अंदर बैठ जाएगा, वो निकलेगा नहीं कभी आपका. और ये तब होगा जो सेंटेंस को आप 3-4 बार थोड़ा जोर से बोलोगे. ये सीक्रेट है, मैं बता दिया आपको. 20 बार कहता हूँ. मैं जोधपुर पढ़ने के लिए आया तो कुछ नहीं आता था. टीचर ने यही कहा हमको, मैंने बताया ना आपको, 10 बार हर सेंटेंस को बोलते थे हम जोर से, धीरे नहीं, जोर से. Self-effacing people always belittle their efforts. अगर मैंने 8-10 बार बोल दिया तो क्या दिमाग छप जाता है. आपको तो पता है ये छप गया कि नहीं छप गया, 100% छप गया है. तो आई होप कि कुछ वर्ब्स रह रही हैं इसमें, मैं आपको कल कराएंगे. कल अपन सुबह मिलेंगे, हाँ बच्चों, संडे को 8 to 9. हाँ ठीक है, कल होगा अपना क्लास जो है 8 to 9. तो जितना ज्यादा मेरे संपर्क में रहोगे आप उतना ज्यादा आप सीख पाओगे. नहीं तो ये सेल्फ एफेसिंग वर्ड तो कभी आएगा नहीं, ग्रामर तो नहीं पढ़ाएगी आपको ये वर्ड क्या होता है सेल्फ एफेसिंग, सेंटेंस नहीं देगी आपको ग्रामर. तो इसलिए कह रहा हूँ ग्रामर अपनी जगह है, वो बहुत जरूरी है, वो बेसिक है. और मैं अनपढ़ों के लिए इसलिए कहता हूँ कि बिल्कुल लो लेवल का होता है ग्रामर का. लेकिन अगर आप उससे ऊपर तो उठना ही पड़ता है कंपटीशन में, उसी लेवल पे अपने आप को रख के काम नहीं चलता है. यहाँ नहीं चाहिए आप. और क्या दिक्कत है, कोई सीखने में दिक्कत थोड़ी है. आ गया आपको सेल्फ एफेसिंग आदमी कि देखो इसने यार आपने किसी से कहा आपका बहुत नहीं, मेरा कुछ नहीं था, प्लेयर्स ने अच्छा खेला है, ये इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन है. कोई मैनेजर हो या टीम का, कोई टीम का मतलब कप्तान, मतलब जरूरी नहीं है किसी स्पोर्ट्स का ही हो, ठीक है. ऑफिस में आपकी टीम है, टीम का आपका बॉस आपका आपकी टीम का कैप्टन है, तो आपकी अपनी तारीफ कभी नहीं करता हो. ये नहीं करता कि मैंने इनको गाइड किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे नहीं. अरे मैं तो कुछ नहीं किया, लड़के बहुत अच्छे हैं मेरे, उन्होंने गजब का काम किया. ऐसा आदमी इज कॉल्ड सेल्फ एफेस का मतलब मिटाना होता है. ध्यान रखना, ये भी सीखना आपने. अगर एफेस का मतलब किसी चीज को मिटाना होता है जो अपने आप को मिटा दे, अपनी इंपॉर्टेंस को मिटा दे. एफेस मींस टू, ध्यान रखना, टू ओब्लिटरेट. सिनोनिम एग्जाम में इस बार आता है. Somebody has effaced, tried to efface the signature. That's right. Efface the amount on the check. तो इसको इरेज करने की कोशिश किया आप, उसको बिगाड़ दिया तो डिफेस हो गया. शब्दों की कोई पराकाष्ठा नहीं है बच्चों, मैं समझा रहा हूं तुम लोगों को. और जिस दिन तुमको खुद को समझ आ जाएगा उस दिन आप खूब सारा पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है. और उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी. आप और इसके साथ में रिफ्लेक्सिव नाउन लगाया तो सेम सेल्फ एफेसिंग वाला मीनिंग हो जाएगा. अब कितना आसान फ्रेज मिल गया आपका. To efface the memory of old dictatorship. That's right. इस कंट्री में कोई डिक्टेटरशिप रही होगी, ठीक है. आप और पूरी कंट्री ने कोशिश की कि डिक्टेटरशिप की जो याद है उसको अपने दिमाग से मिटा देने की. रिमूव समथिंग इंटेंशनली, जानबूझकर. And he is always effacing himself. कितना शानदार है यार, कौन बताया कर लिया आपका. He is always, हर नया ही है, मैं ठीक कर रहा हूँ यहाँ आपका. He is always effacing himself. इसका तो क्या अपने आप को हमेशा वो बेचारा बिलिटल करना है. कितना सीखा हमने, ये देखना है. ओके बच्चों, कल मिलते हैं बच्चों. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट, लिसनिंग टू मी पेशेंटली. Thank you so much. Okay, see you tomorrow. ठीक है. Okay बच्चों, bye bye.